हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल की क्लास में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कवर किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्य सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां पाई है या राज्य सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई है इस स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के लिए, वो सब पाठ हम आज की क्लास में कवर करेंगे। बिल्कुल नए डेटा है, ये डेटा आपको बहुत कम जगह मिलेंगे और हर चीज जो है मैं आपको पूरा चीज समझाऊंगा भी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कैसे हो रहा है या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। पूरा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, बहुत से जब मैं वीडियो डालता हूं तो बहुत से कमेंट करते हैं, जो पिछले वीडियो में तो आ ही रहे हैं शुरू में, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड ब्लर हो जा रहा था, लेकिन वर्तमान में बोर्ड ब्लर नहीं होता है, लेकिन तब भी कुछ बोलते हैं कि हमको देखने में दिक्कत हो रही है। तो उन लोग को मैं फिर से बोलना चाहता हूं, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी गई है, जिसमें मैं वीडियो के बाद जो है वीडियो का जो भी मैं यहाँ पर बोर्ड का पिक्चर लेके उसमें डाल देता हूं। तो आपको अगर लिखने में दिक्कत अभी भी हो रही है तो आप उसको देख के लिख लीजिए। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर वर्ड को थोड़ा छोटा लिए, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ उसको बड़ा कीजिए। देखिए, अगर यहाँ पे वर्ड को मैं बड़ा करूंगा तो जो कंटेंट एक क्लास में कवर होना है वो बड़ा लिखने के कारण 2 क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर या तो आप उसको 720 पिक्सल में देखिए वीडियो को, और जो आपका स्क्रीन है उसको आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन में तो जूम भी होता है थोड़ा सा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसका पिक मैं आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही रहा हूं, आप वहां से जाके उसको नोट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो और उसमें टेलीग्राम में जो भी अपना डेटा वेटा भी रहता है या कुछ आप लोग जो डाउट भी पूछते हैं, तो उससे अगर रिलेटेड आपको कुछ शंका होती है तो मैं उसका भी पिक्चर लेके वहां पे डालता हूं कि कहां से मैं ये पढ़ा रहा हूं, तो आप अपना जो डाउट रहता है वो भी क्लियर कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, वो है हमारा जो योजना से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कितना पैसा कहां पे दिया जा रहा है। यानी शौचालय निर्माण के लिए 12,000 तो हम लोग पढ़ लिए, सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए कितना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, या वहां पे कितनी किस्तों में दिया जा रहा है, या कितना परसेंट 15वें वित्त आयोग का सहयोग है, वो सब अगर आपको डेटा चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं अगले वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप बताएंगे कमेंट में तभी मैं उसको भी कवर कराऊंगा, नहीं तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर हम क्लास को कंप्लीट कर लेंगे और अगली क्लास से हम नई योजना पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि वो डेटा भी आपको पढ़ना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया गलती से, अगर आपको तब भी उसको नोट करके एक नजर मार के रखना है, तो अगर आप बोलेंगे तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि वो डेटा आपको पढ़ना है या चाहिए। क्लियर है? तो चलिए चालू करते हैं हम आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सेकंड चरण, जो कि 2020-21 से 2024-25 तक किसकी अवधि है। जैसे कल की क्लास में भी मैंने बताया था, स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 10 वर्षीय योजना बनाई गई है। तो चरण 2 के अंतर्गत 5 वर्ष का समय रखा गया है और चरण 3 जब आएगा यानी फेज 3 जब चालू होगा तो उसमें 5 वर्ष का समय रहेगा। तो ये पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 कब से कब तक है। 2020-21 वित्तीय वर्ष से वर्ष 2024-25 का वित्तीय वर्ष तक है स्वच्छ भारत मिशन का चरण 2। तो चरण 1 का उद्देश्य मैंने आपको बताया था। चरण 1 का उद्देश्य क्या था, यानी फेज 1 का, जिसमें गांव को ODF घोषित करना था, यानी खुले में शौच मुक्त घोषित करना था। तो चरण 2 का उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। इसका मोटा मोटी जो आइडिया मैंने कल की क्लास में दिया था कि ODF प्लस बनाना है, और ODF प्लस बनाने के लिए क्या क्या करना है वो भी मैंने आपको एक रफ आइडिया कल की क्लास में दे दिया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, गांव की खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना व ठोस तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें ODF प्लस गांव बनाना है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य था वो ODF बनाना था, और चरण 2 का उद्देश्य क्या है, गांव को ODF प्लस बनाना है। और ODF प्लस कैसे बना सकते हैं, जैसे जो शौचालय निर्माण किया गया है वो शौचालय की स्थिति वैसी बने रहे। ऐसा नहीं कि लोग शौचालय बनाए हैं लेकिन बाहर में शौच करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो स्थिति है वो बने रहे,
यानी जो शौचालय बनाए हैं उसका यूज करें। साथ ही साथ जो गांव में ठोस या तरल कचरा होता है उसके प्रबंधन का व्यवस्था कराया जाए। तो यही सब है, और ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई रखा जाए। तो ऐसे ओडीएफ गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया जाता है। यही इसका उद्देश्य है कि ओडीएफ गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करना। इसका प्रमुख कार्य क्या है, यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सेकंड चरण में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। पहला है शौचालय की मरम्मत, जिसको कि रेट्रोफिटिंग कहा जाता है। शौचालय की मरम्मत यानी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपके घर के शौचालय टूट गए हैं या वहां पे जो शौचालय में पाइप लगते हैं वो आपके खराब हो गए हैं, या जो शौचालय के लिए सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं वो नियमित रूप से नहीं बनाए गए, जिसके कारण जो शौच का जल है वो उसके बाहर आ जा रहा है, तो उनकी मरम्मत कराने के लिए और उनको बेहतर तरीके से बनाने के लिए या ये यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो शौचालय की मरम्मत यानी रेट्रोफिटिंग, दोष मुक्त पाइप को बदलना, गड्ढों की गहराई या गलत सेप्टिक टैंक, इन सब का प्रबंधन करना यानी इनको ठीक करवाना, ये सब जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सेकंड चरण का पहला कार्य शौचालय की मरम्मत, जिसको रेट्रोफिटिंग कहा गया है। सेकंड है सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, अगर किसी गांव में 100 से ज्यादा घर हैं तो उस गांव में जो है सामुदायिक स्वच्छता परिसर रहेगा। अब वो सामुदायिक स्वच्छता परिसर के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखने का प्रावधान है वो आज हम डिटेल में देखते हैं। तो अस्थायी प्रवासी आबादी स्वच्छता संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कई बार क्या होता है गांव में उनका परमानेंट घर नहीं होता, वो कहीं बाहर से लोग आते हैं या गांव को क्रॉस करते हुए दूसरे गांव में जाते हैं। तो जो प्रवासी मजदूर यानी जो बाहर से आए हैं या हमारे यहाँ से बाहर गए हुए थे अब वापस आ गए हैं या अस्थायी तौर पर उस गांव में रहने के लिए आए हैं, तो ऐसे के लिए उनके घर में तो शौच नहीं होते या उनका घर तो परमानेंट नहीं होता। वो हो सकता है कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं तो बीच में उनको रुकना पड़े। तो ऐसी स्थिति में यह एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र आता है, वहां पे हर घर में शौच नहीं होता, शौच का उपलब्ध कराना मुश्किल होता है या नक्सल प्रभावित जिलों में, तो वहां पर क्या करते हैं सामुदायिक शौचालय बना दिया जाता है, यानी सब लोग उस शौचालय का प्रयोग करेंगे, यानी वो पूरे समुदाय के लिए बनेगा। अगर व्यक्तिगत शौचालय नहीं बनाया जा रहा है तो सामुदायिक शौचालय बनाएंगे किसके लिए, जो प्रवासी लोग आ रहे हैं अस्थायी रूप से उस गांव में रह रहे हैं या उस गांव में एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर या नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर ऐसा किया जा रहा है, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। तो ये निर्माण के लिए जो स्थान कौन तय करेगा कि सामुदायिक शौचालय कहां पर बनना है, ये स्थान तय करती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत स्थान तय करेगी कि फलाने स्थान पर जो है वो सामुदायिक शौचालय बनाना चाहिए। तो कहां अस्थायी प्रवासी आबादी में स्वच्छता संबंधित आवश्यकताओं को देखते हुए सेकंड एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्र में गांव के सबसे गरीब प्रवासी मजदूर या अस्थायी आबादी वाले स्थान में क्या किया जाएगा, सामुदायिक शौचालय या सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जाएगा। अब ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर में क्या क्या चीजें रहेंगी वो देख लेते हैं। पुरुष व महिला की अलग अलग सुविधा रहेगी, यानी पुरुष का शौचालय अलग रहेगा, महिला का अलग रहेगा। इसके अलावा जो है स्नान घर रहेगा, वहां पर कपड़े धोने का चबूतरा रहेगा और हाथ धोने का बेसिन होना चाहिए। यानी सामुदायिक जो स्वच्छता परिसर है वहां पर क्या होना चाहिए, पुरुष और महिला के लिए शौचालय अलग अलग होना चाहिए, अलग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर शौचालय सीट होना चाहिए, वहां पर जो है कपड़े धोने के लिए एक चबूतरा होना चाहिए, स्नान घर होना चाहिए यानी वहां नहाने के लिए जो है अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही साथ हाथ धोने का वहां पे बेसिन होना चाहिए। तो ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर में ये चीजें उपलब्ध कराई जाती है। क्लियर है। अगला हम देखते हैं जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, तीसरा पॉइंट ठोस कचरा का प्रबंधन कार्य। तो ये ठोस कचरा का प्रबंधन कार्य कैसे हो रहा है, गांव में कृषि संबंधित व मवेशियों के अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामुदायिक कंपोस्ट गड्ढे होने चाहिए। यानी जो कृषि संबंधित जो अपशिष्ट होते हैं या मवेशियों के जो अपशिष्ट होते हैं उनके प्रबंधन के लिए एक सामुदायिक कंपोस्ट गड्ढा होना चाहिए। सामुदायिक कंपोस्ट गड्ढे का मतलब ये है कि जो कृषि के जो भी यहाँ पर अपशिष्ट आ रहे हैं या मवेशियों का अपशिष्ट आ रहा है उनको उस सामुदायिक गड्ढे में डाला जाएगा, क्योंकि ये जो रहते हैं ये बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, यानी ये जो अपशिष्ट रहते हैं ये आसानी से जो है प्रकृति में गल जाते हैं, ढल जाते हैं, यानी शुरू में जैसे रहेंगे थोड़े समय बाद वो गल जाएंगे, और भविष्य में अगर इसको एक ही गड्ढे में स्टोर करके रखा जाता है तो भविष्य में क्या हो जाता है, भविष्य में इससे खाद बन जाती, जैविक खाद।
तो यही बोला गया यहाँ पे, गांव में कृषि संबंधित और मवेशियों के अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामुदायिक कंपोस्ट गड्ढे होने चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा एजेंसी या व्यक्तियों के समूह द्वारा यह कार्य किया जाएगा। यानी गड्ढे जो बना तो गड्ढे दे रहे हैं, वहां पे गड्ढे बना के दे रहे हैं उनको, लेकिन वहां पर गड्ढे में लाके डालेगा कौन? उसके लिए ग्राम पंचायत एक एजेंसी को ठेका देगी या स्व सहायता समूह को ठेका देगी कि आप जो है ये काम करो। जो स्वच्छता से रिलेटेड काम करते हैं जो लोग, तो उनको ठेका दे दिया जाता है कि जो कचरा है आप आके इसी गड्ढे में लाके डाले। तो भविष्य में क्या होगा, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको सुविधा दी है कि व्यक्तिगत अगर वो गड्ढा बनवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि अपने घर का जो कचरा स्वयं वहीं पर डालें, और उस कचरा डालने के बाद जो है जो अपशिष्ट वहां पर हो रहा है वो भविष्य में खाद बनेगा, तो वो खाद का प्रयोग अपने खेतों में भी कर सकते हैं। तो ये गड्ढा व्यक्तिगत रूप से भी बनाया जा सकता है, सामुदायिक स्तर में भी बनाया जा सकता है। तो इससे किसानों या जो घर में रह रहे हैं खाद वाद बनेगा तो खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, तो इससे उनकी भी आय बढ़ेगी। तो ये प्रबंधन का कार्य यहाँ पर करवाया जा रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें क्या किया जा रहा है, सुविधा दी जा रही है, मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने ही मतलब जिस सोर्स से वो कचरा निकल रहा है, तो घर में जो है मान लीजिए घर से निकल रहा है तो घर में ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सूखे कचरे को अलग कर ले और गीले कचरे को अलग कर ले। यानी कचरे का जो पृथक्करण है वो कचरे के स्रोत में ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अलग कर दे, क्योंकि गीला कचरा अलग रखा जाता है, सूखा कचरा अलग। आजकल आप नगरीय क्षेत्रों में भी ये सब देख रहे हैं, ये सब हो रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं गोवर्धन। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ही कि इनका प्रयोग जो कचरों का प्रयोग करके यहाँ पर खाद बनाने, जैविक खाद ये सब में प्रयोग कर रहे हैं। वैसे गोवर्धन क्या है, गोबर का फुल फॉर्म यहाँ पर है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गोबर का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज प्लस धन, इसलिए इस योजना को बोला गया गोवर्धन। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मवेशियों के कचरे, रसोई के अपशिष्ट, फसल के अवशेष फिर से लिखा गया जैसे जैव अपशिष्टों को बायोगैस या बायोडीजल में बदलना। यानी अब इनके लिए क्या किया जा रहा है, जैसे बायो स्लरी बनवा दी जा रही है गांव में। अब जो ये कचरा आ रहा है उस कचरे को हम उस बायो स्लरी में डाल रहे हैं और उसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, बायोगैस के निर्माण में कर रहे हैं, बायोडीजल के निर्माण में कर रहे हैं। क्लियर है? तो बायो इससे भविष्य में आजकल विद्युत उत्पादन के भी कार्य किया जा रहा है। तो ये सब जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत गोवर्धन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो गोवर्धन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो भी अपशिष्ट आ रहे हैं उनसे उसको बायो स्लरी में डाल दिया जा रहा है और उससे बायोगैस, ठीक है, आपका बायोडीजल या आपका विद्युत उत्पादन, इन सब में उसका प्रयोग किया जा रहा है। अगला देखते हैं प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, क्योंकि प्लास्टिक भी ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आती है। तो बाकी से प्लास्टिक को अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि प्लास्टिक जो है पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाती है, तो इसी के लिए प्लास्टिक को अलग रखा गया। बाकी जो अपशिष्ट है उससे खाद बन जाती है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ग्राम स्तर पर भंडारण सुविधा होती है, यानी गांव का काम होता है ग्राम स्तर पर एक भंडारण, प्लास्टिक का जो भी भंडारण किया जाता है, और जिला व ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई बनाई गई है। तो जिला या ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई होती है और गांव स्तर पर जितने भी प्लास्टिक होते हैं उनको एक जगह स्टोर किया जाता है और उस प्लास्टिक का प्रयोग कहां पे किया जा रहा है, जैसे सड़क बनाने में किया जा रहा है। अगर कोई प्लास्टिक रीयूजेबल हो सकती है यानी उस प्लास्टिक को रीयूज किया जा सकता है तो वो करवाया जा रहा है। अगर हमारे 150 से 200 किलोमीटर के आसपास कोई सीमेंट उद्योग है तो सीमेंट उद्योग को वो प्रोवाइड किया जा रहा है प्लास्टिक। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ग्राम स्तर पर भंडारण सुविधा होती है प्लास्टिक की और ब्लॉक या जिला स्तर पर एक प्लास्टिक प्रबंधन इकाई बनाया गया है जिसका काम ये होता है कि वो प्लास्टिक को लेकर उसका प्रयोग या तो सड़क निर्माण में करवा रहे हैं, प्लास्टिक का निर्माण या उसका प्रयोग, या अगर प्लास्टिक रीयूजेबल है तो उसमें देख ले रहे हैं, अगर प्लास्टिक सीमेंट उद्योग आसपास है तो उनको भी दे रहे हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। सीमेंट उद्योग अगर 150 से 200 किलोमीटर के अंतर्गत है तो सीमेंट उद्योगों से भी बात करके प्लास्टिक उनको भी दिया जा रहा है। अगला देखते हैं तरल कचरा प्रबंधन। अभी तक हमने देखा ठोस कचरा प्रबंधन, अब हम देखते हैं तरल कचरा प्रबंधन। गांव में रसोई व स्नान घर से निकला जल
वह बारिश के पानी के लिए सामुदायिक सोक पिट्स उपलब्ध कराए जाए। सोक पिट्स, सामुदायिक सोक पिट्स का मतलब ये होता है एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें जो गंदा पानी है वो जाकर स्टोर होता है और वो गंदा पानी धीरे धीरे रिस के वो चला जाता है जमीन में और जो कचरा रहता है वो ऊपर रह जाता है। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं उसी टाइप का है। तो पानी जो है रिस के वो धीरे धीरे नीचे चले जाता है और कचरा ऊपर रह जाता है। लेकिन ये इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो पानी है अगर वो साफ होकर नीचे जा रहा है तो उसको बकायदा जो शौचालय के लिए यहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जो भूमिगत जल है वो उससे प्रभावित ना हो, वो भूमिगत जल से सेप्टिक टैंक को दूर रखा जाता है। जबकि यहाँ पर यह ध्यान रखा जाता है कि जो पानी है वो डायरेक्ट भूमिगत जल में जाकर मिल जाए, क्योंकि ये पानी जो है अगर साफ हो जा रहा है तो वहां पर व्यवस्था पूरी की जाती है कि ये पानी साफ हो जाए और ये पानी अंदर रिस रिस के धीरे धीरे मिट्टी में जाता है और भूमिगत जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जो कि ये पानी वेस्ट हो रहा था अब वो पूरा तरीके से साफ होकर और नीचे जाता है। तो याद रखिए तरल कचरा प्रबंधन के लिए गांव में रसोई व स्नान घर से निकला जल व बारिश के पानी के लिए सामुदायिक सोक पिट्स उपलब्ध कराए गए हैं और ये जल जीवन मिशन के तहत ये कार्य किया जा रहा है। यानी स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि जल जीवन मिशन भी जल शक्ति मंत्रालय की है, ये योजना भी जल शक्ति मंत्रालय की है। अगला सूचना शिक्षा और संचार IEC, सूचना शिक्षा और संचार IEC, ठीक है। तो सूचना शिक्षा और संचार के लिए कुल परियोजना व्यय का 5% बजट रखा गया है। यानी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जितना भी पैसा लाया जा रहा है उसका 5% IEC के लिए ही रखा गया है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन IEC के लिए कुल परियोजना व्यय का 5% बजट है। तो IEC का मतलब क्या है, लोगों को कैसे सूचना के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से उनको जागरूक करना, उनको शिक्षित करना, साथ ही साथ उनको स्वच्छता के लिए जो है प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूचना शिक्षा और संचार के माध्यम से तो क्या क्या जागरूक कर रहे हैं कि स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण हो जाए, यानी सूखा कचरा और गीला कचरा को आपको अलग अलग रखना है, लोगों को ये जागरूक करना। मरम्मत कराना, मरम्मत किसकी, शौचालय की मरम्मत आपको समय समय पर करानी है, वरना अगर जल जो है सेप्टिक टैंक से बाहर आने लग जाएगा तो इससे जो है कई सारे वहां पे कीड़े पनपेंगे तो बीमारियां होंगी। तो ये लोगों को जागरूक करना। मासिक धर्म कचरा प्रबंधन, मासिक धर्म कचरा प्रबंधन के अंतर्गत यहाँ पे है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस कार्य को किया जा रहा है। मासिक धर्म कचरा प्रबंधन के लिए जो वहां पे किशोरी महिलाएं हैं या महिलाएं जो वहां पर रह रही उनको जागरूक किया जाता है कि वो जो है सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करे। तो इसके लिए यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है मासिक धर्म कचरा प्रबंधन के अंतर्गत। और स्वच्छता व स्वास्थ्य संवर्धन, तो जैसे कि अगर आप स्वच्छ रखेंगे तो आपकी अगर किसी चीज स्वच्छ रहेगी वहां पर तो वहां पे स्वास्थ्य लोगों का अच्छा रहेगा। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप स्वच्छता रखेंगे तो आपके स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो भी अच्छी बनी रहेगी। तो ये किया जा रहा है सूचना शिक्षा और संचार के माध्यम से। समय समय पर यहाँ पे रैलियां निकाली जाती है स्वच्छता के लिए। अभी जब आजादी का अमृत महोत्सव किया गया था तो उसके अंतर्गत जो नेता थे, जो सांसद थे, विधायक थे, वो अपने अपने क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को इस विषय में जागरूक कर रहे थे कि आपको कैसे IEC का प्रयोग करके मतलब ODF प्लस गांव बनना है। ये सब जागरूक करने का आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये सब किया गया है। अगला हम देखते हैं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जो होती है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की सबसे प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसी जो है या क्रियान्वयन इकाई है वह है ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का कार्य करने का जो मेन अंग है वो है ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। तो ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन रूरल यानी ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन हेतु ये एजेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। और इसके सदस्य कौन होते हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, शिक्षक, ये सब इसके सदस्य होते हैं। तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति हर ग्राम पंचायत में होती है जो स्वच्छ भारत मिशन को क्रियान्वयन कराने वाली सबसे प्रमुख इकाई है। अगला हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या क्या काम किया वो देख लेते हैं। पहला है दिव्यांग जन व तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु परियोजना। तो दिव्यांग जन एवं तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु परियोजना क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने SCCL के सहयोग से, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के सहयोग से 11 जिलों की 100 ग्राम पंचायत में
सर्व सुविधा युक्त शौचालय का निर्माण करा रहे हैं। किनके लिए? दिव्यांग जन व तृतीय लिंग के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल शौचालय होता है वहां पर जो है दिव्यांग जन या तृतीय लिंग इन सबको दिक्कत होती है, तो वो कैसे सुविधा मतलब उनको शौच करने में कोई दिक्कत ना है, उनके लिए जो है सर्व सुविधा युक्त शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। 11 जिलों के 100 ग्राम पंचायत में किया जा चुका है और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य है। यानी दिव्यांग जनों और तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त शौचालय, ताकि उनको शौच करने में कोई दिक्कत ना आए, उनके लिए सर्व सुविधा युक्त शौचालय बनवाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है देश में। अगला देखते हैं हाईवे शौचालय। हाईवे शौचालय आपको नाम से स्पष्ट है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जो भी नेशनल हाईवे गुजरते हैं या स्टेट हाईवे गुजरते हैं, उन हाईवे पर जो है सर्व सुविधा युक्त शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। तो 157 सामुदायिक शौचालय निर्माण किया जा चुका है अभी तक। याद रखिएगा, जो भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे गुजरते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, तो उनके किनारे शौचालय बनवाए जा रहे हैं। तो 157 सामुदायिक शौचालय अभी तक बनाए जा चुके हैं। अगला देखते हैं मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि गांव स्तर पर जो है महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वो सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करें। तो मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार गांव स्तर पर सस्ती दरों पर सैनिटरी नैपकिन को उपलब्ध करवा रही है। तो 1288 ग्राम पंचायत में अभी तक ऐसे सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसमें स्वच्छग्राही समूह यानी जो स्वच्छता के लिए काम करते हैं, स्व सहायता समूह, उनको स्वच्छग्राही समूह बोला गया है। उनको यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का ठेका दिया जाता है कि वो यहाँ पर सस्ती दरों पर सैनिटरी नैपकिन को उपलब्ध कराए। तो इनको भी रोजगार मिल रहा है और मासिक धर्म स्वच्छता का प्रबंधन भी हो रहा है। तो 1288 ग्राम पंचायत में ऐसा हो रहा है। अगला है गौठान शौचालय। तो आपको पता है नरवा गरवा जो योजना चल रही है, उसके अंतर्गत गांव में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। तो उन गौठानों में शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। तो 10,300 गौठानों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। क्लियर है? तो 10,300 यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि 10,300 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। तो ये है गौठान शौचालय। तो ये है छत्तीसगढ़ सरकार जो इस योजना के अंतर्गत काम कर रही है। तो इसको जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको डेटा चाहिए कि यहाँ पर कौन से में कितना पैसा देती है सरकार, ठीक है, यानी जिला स्तर पर अगर शौचालय बन रहा है उसके लिए कितना पैसा देती है, अगर वो सब आपको अगर पढ़ना है तो मेरे को कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। आपके कमेंट के अनुसार मैं देखूंगा कि आपको अगले क्लास में मैं वो बताऊंगा, साथ में एक नई योजना भी आपको कवर करा दूंगा। तो अगर आपको वो चीज चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।